हम लोग शुरू करेंगे मौर्य उत्तर काल। इसके पहले नोट्स करेंगे और हमेशा की तरह फिर इसके PYQ करेंगे। रुद्रदमन प्रथम 130 से 150 का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। शिलालेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को कि संस्कृत भाषा को ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये तो देवनागरी में लिखी जाती है। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको कि जैसे सुदर्शन झील लिखा है, इसको ये लिखा है देवनागरी में, ठीक है। तो भाषा कौन सी है? हिंदी है। अब मैं इसको रोमन लिपि में लिख के दिखाता हूँ। तो जब रोमन में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? SUDARSHAN। तो ये हो गया रोमन लिपि में। लेकिन लिखा क्या है? ये हिंदी लिखी है ना, हिंदी का ही शब्द है सुदर्शन। और किस लिपि में लिखा है? ये रोमन लिपि में लिखा है। तो आप समझ गए होंगे कैसे ब्राह्मी लिपि में संस्कृत लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। इससे रुद्रदमन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस शिलालेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। कुजुल कटफिसस प्रथम शताब्दी ईस्वी में ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। पश्चिमोत्तर प्रदेश कौन सा है? जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर धर्म थिदस, धर्म में स्थित, उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम कुजुल कटफिसस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। विम कटफिसस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की। उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक, हिंद यवन सिक्कों में चांदी के सिक्के प्रमुख रहे। स्वर्ण सिक्कों के नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाण शासकों में विम कटफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता है। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, वृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनके सिक्कों पर कार्तिकी का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रबतक अभिलेखों में 4 शहरों के नाम उल्लेख हुए हैं। ये कौन कौन से 4 शहर हैं? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्रीचंपा। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत यानी कि 57 ईसा पूर्व और 78 घटा देने पर शक संवत यानी कि 78 ईस्वी प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौदरानंद, बुद्धचरितम तथा सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। कुछ स्रोत नागार्जुन को कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं मानते हैं, बल्कि कनिष्क के समकालीन मानते हैं। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान हैं। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, मध्य एशिया के भागों और गांधार से लेकर उत्तर भारत में गंगा मैदान तक फैला था। कश्मीर भी उसके प्रभाव क्षेत्र में था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के विवरणों और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि भारत रोम का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। कुषाण काल में पश्चिमी विश्व से व्यापार समुद्री मार्गों के साथ साथ थल मार्ग यानी कि रेशम मार्ग से भी होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला है गांधार शैली और दूसरा है मथुरा शैली। गांधार शैली भारतीय रूप विधान के साथ ग्रीको रोमन, ईरानी और मध्य एशियाई प्रभावों का भी समन्वय दिखाती है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक, ग्रीक रोमन भी कहा जाता है। गांधार मूर्ति कला के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः धूसर, नीलावशिष्ट तथा हरित फाइलाइट यानी कि कभी कभी हरित शिष्ट का प्रयोग मिलता है
और बाद के चरणों में स्टूको का प्रयोग बढ़ता गया। यद्यपि पत्थर माध्यम भी साथ साथ चलता रहा। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। ईसा की प्रारंभिक सदियों में बाल विवाह की प्रथा चलन में आई। स्त्रियों के उपनयन, वैदिक शिक्षा के ह्रास और विवाह आयु घटने से उनकी शिक्षा और सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत में बाह्य आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम है यूनानी 326 यानी कि सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में। सबसे पहले किसी विदेशी ने भारत पे आक्रमण किया तो क्या हो जाएगा, यूनानियों ने किया। यूनानियों में भी अगर नाम पूछा तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, शकों ने किया प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाणों ने पहली शताब्दी में। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के अधीन इंडियंस को उनके 20वें प्रांत के रूप में उल्लेख करता है, जिससे 360 टैलेंट स्वर्ण धूल कर के रूप में प्राप्त होती थी। तो अगर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि अगर यूनानी है और ईरानी है तो आप ईरानी को लगाएंगे सबसे पहले और सेकंड पे यूनानी को रखेंगे, क्योंकि जो डेरियस प्रथम है इसकी जो टाइम है वो यूनानियों से भी पहले का है। मिनांडर और उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। स्ट्रेटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। पाणिनि ने शुंग शासकों को भरद्वाज गोत्र का बताया है, भरद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेखों से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के यज्ञों का उल्लेख किया है। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। भागभद्र के समय एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। हेलियोडोरस ने विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने आमात वासुदेव कण्व के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली उसे कण्व या कण्वायन कहा गया। मौर्यों के बाद दक्कन में एक प्रभावशाली राजवंश सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या शिप्रिक दिया गया है, जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की एक लंबी सूची प्राप्त होती है। इसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 बताई गई है, जबकि वायु पुराण की विभिन्न पांडुलिपियों में इनकी संख्या 19 तक दर्शाई गई है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र और उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के संबंध में उसकी मां गौतमी बलसरी के नासिक अभिलेख या प्रशस्ति में उसे चतुर्वर्ण संकर यानी कि 4 वर्णों के मिश्रण को रोकने वाला बताया गया है। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसकी माता गौतमी बलसरी के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, आगम निलय यानी वेदों का आश्रयदाता और खित यदप मान मदन अर्थात क्षत्रियों का दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। 2 मस्तूलों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघ महा था। कलिंग का चेदी वंश शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने त्रिमिर यानी कि तमिल देशों के संघ को भंग किया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को विशेष प्रसिद्धि उसके विधि संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन के आदेश पर रोमन विधि का व्यापक संकलन और सुधार किया गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में।